एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आप और हम सौरभी के संग। आज जिनसे मैं आप सबको मिलवाने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं और बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल भी हैं। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी, मैंने जैसे कि एक बुक लिखा है ड्रीम डिज़ायर डेस्टिनेशन, और उसमें एक चैप्टर है जो कि ड्रीम्स के बारे में डिस्कस करता है। और जैसा कि मैंने उस बुक में लिखा है कि एज इज जस्ट अ नंबर, age is really just a number, that's all, it has no limitation, the only limitation are the ones that you set to yourself। और आज के गेस्ट इसको बिल्कुल भली भांति परिपूर्ण करके दिखाने वाले हैं। जैसे कि हेनरी फोर्ड ने कहा था, whether you think you can or you think you cannot, you are right, only those who are fearless never grow old। बहुत बहुत स्वागत है मधुकर मोखा सर आपका मेरे प्लेटफॉर्म पे, इस शो पे जिसका नाम है आप और हम सौरभी के संग। थैंक यू, धन्यवाद सौरभी मैम, आपका हृदय से आभार कि आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। और हम जो भी बातें करने जाएंगे आगे शायद कुछ फ्रूटफुल हो, सपनों की बातें करेंगे। और जो आपकी पुस्तक है, मैं तो सबसे पहले उसी को ऊपर ही बात करूंगा। ड्रीम डिजाइन डेस्टिनेशन बहुत ही शानदार पुस्तक है और जब से मैंने पढ़ी है इसको, बहुत सारी चीजें, नए व्यू खुलने मुझे मिले हैं इसके अंदर कि एज इज जस्ट ए नंबर। सपने देखो, बड़े सपने देखो, सपने सच हो, इसके लिए सपना देखना जरूरी है। जो आपने पहला एक कोट डाला है, बहुत ही इंप्रेसिव। थैंक यू फॉर राइटिंग सच ए वंडरफुल बुक। वेलकम वंस अगेन टू माय शो आप और हम सौरभी के संग। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, जैसे कि मैंने अपनी किताब में लिखा है, सपनों के पास बस पंख होते हैं उड़ने के लिए। कोई किसी से यह कहने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता कि तुम बूढ़े हो इसलिए सपने देखना बंद करो, क्योंकि देखने वाली की आंखें हुनर को देखती है, एज को नहीं। तो मधुकर मुखा जी को मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करूंगी अपने ऑडियंस को। आप बहुत वर्सेटाइल है मधुकर मुखा जी। मधुकर मुखा जी एक विलेज को बिलोंग करते हैं जो कि राजस्थान में है, जिसका नाम है फलौदी। वो एक फार्मासिस्ट हैं एज अ प्रोफेशन, बट यहीं उनकी जर्नी खत्म नहीं होती है। उन्होंने 1996 में फार्मेसी की डिग्री ली और एक छोटा सा जनरल स्टोर और एक मेडिकल स्टोर खोला, मधु मेडिकल्स। और धीरे धीरे वो दिन प्रतिदिन बाय लीप एंड बाउंड ग्रो करता गया और अच्छा खासा उनका बिजनेस चला। पर यही उनकी जर्नी समाप्त नहीं होती है। वो एक स्टोरी टेलर हैं, एक पॉडकास्टर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत कुछ है। मैं बोलूंगी तो शायद काफी टाइम लग जाएगा। तो अब मैं चाहूंगी मधुकर जी, आप खुद ही ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले मैं डील करूंगी आपके मोटिवेशनल स्पीकिंग की जर्नी से। ये स्पीकिंग की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? हाँ, बहुत ही शानदार आपने क्वेश्चन किया है ये कि मैं स्पीकिंग की जर्नी की शुरुआत ऐसे हुई। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे छोटे बेटे हिमांशु की स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन था और मैं वहाँ गया था। तो ठीक है, छोटा शहर होता है तो लोग वैसे ही स्टेज के ऊपर आपको बैठा देते हैं और बोला कि चलो आप स्टेज पे बैठिए। और फिर वहाँ से मुझे बोलने के लिए कहा गया कि भाई आप कुछ बच्चों के लिए बोलिए। तो वहाँ पहली बार जब वहाँ माइक पकड़ा ना, तो इतनी हेजिटेशन हुई, हाथ पांव कांपने लगे थोड़ा और हार्ट बीट बढ़ गई। वहाँ उस दिन लगा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है। हालांकि शब्द थे मेरे पास, दिमाग में ये भी थे कि मैं क्या बोल दूं, क्या कर लूं, लेकिन वो सेल्फ एक्सप्रेशन जो बात थी वो कर नहीं पाया। तो वहां से मुझे लगा कि ये कला है या क्या है, मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो फ्रॉम दैट डे मैंने आई स्टार्टेड लर्निंग। मुझे थोड़ा सा ऐसे गया कि यार कुछ तो है इसके अंदर जो सीखना पड़ेगा। तो वहां से मैंने कुछ कोर्सेज शुरू किए, कुछ बुक्स पढ़ी और फिर प्रैक्टिकल के अंदर उसके अंदर आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता गया। आज जो भी आपके सामने हो। और इस पूरे यात्रा के दौरान थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी के सीईओ सिद्धार्थ शाह का और इस पूरी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, जहाँ पे सेल्फ इमेज की एक्सरसाइज के दौरान भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करने को मिली। एंड आज जो भी हूँ
यहाँ हूँ। बहुत खूब सर, जो आपने अभी बताया। मेरा भी आपसे पहला इंटरेक्शन वहीं पे हुआ था जब ट्यूसडे को आप सेल्फ इमेज की क्लास दे रहे थे और मैंने वो क्लास अटेंड करी थी। और मुझे, आप तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मुझे कैमरा से कितना फोबिया था, और आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। तो ये और कुछ नहीं, एक सेल्फ इमेज इम्प्रूवमेंट के बाद ही हुआ है। तो हर कुछ जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं, उसके लिए हम अगर प्रयत्न करें तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। और जैसे कि जी मधुकर सर ने बोला, पब्लिक स्पीकिंग भी एक स्किल है, और सेल्फ इमेज डेवलप करने के बाद मधुकर जी ने अपने आप को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई दूंगी। कल ही एक ग्रेट न्यूज मेरे सामने आई है और आपने ही साझा किया है कि पॉडकास्ट करते करते अब आपकी जर्नी इतनी आगे निकल चुकी है कि आपके 10,000 से भी ज्यादा लिसनर्स हैं। तो इसके लिए बिल्कुल दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं दर्शकों को बता दूं, मधुकर जी का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी, और प्लीज आप लोग उसको रोज सुनिए। और सबसे मजे की बात जो मुझे लगी कि वो बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, ओनली 7 to 6 मिनट्स में इतना अच्छा ज्ञान मोती आप देते हैं। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप पॉडकास्ट के बारे में पहले बताएं। जैसा कि आप बोलते हैं पॉडकास्ट सरल है, तो आपके लिए ये कितना सरल था और आपकी जर्नी पॉडकास्ट की कैसे स्टार्ट हुई? थैंक यू मैम। वास्तव में पॉडकास्ट सरल है, वो अब लग रहा है, जब मैं एक्शन लिया तब। ये हुआ ऐसा ही था कि जब मैं कम्युनिटी ज्वाइन किया ही था थिंक एंड ग्रो रिच की, और सिद्धार्थ सर से जो पहली बात हुई या मुझे समझ में आया, उन्होंने, उनकी एक बात थी कि नोइंग एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। मतलब आपको अगर कुछ पता है और आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होना है, वो तो इक्वली है कि आपको कुछ नहीं पता है। ओनली गैदरिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड। तो 1 जनवरी 2021 को ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं ना लोग कि भाई अब कल से ये शुरू करूंगा, ज्यादातर लोग वहां पे, मेरे हिसाब से काफी लोगों को वो बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, 15-20 दिन बाद में वो नीचे बैठ जाते हैं। तो मैंने 1 तारीख से ये लिया था कि मैं पॉडकास्ट शुरू करूंगा। वो रीजन यही था कि कैमरे से जो डर लग रहा था ना, तो कम से कम वहां तो चेहरा तो कोई नहीं देख रहा है, तो सिर्फ बोलना है। अब आवाज जैसी है वैसी है, ठीक है, चलेगी जैसी है, लेकिन परसिस्टेंस, जो थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे पहला चैप्टर हमें पढ़ने को लिए दिया गया था, लगन, दृढ़ता, हठधर्मिता, परसिस्टेंस, मैं उसके ऊपर एक्शन लेता गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं पॉडकास्ट को किसी भी हालत में। अभी मैं वापस जाके सुनता हूँ ना पहले वाले पॉडकास्ट, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आप एक्शन लेना है। भाई आप कुछ करेंगे ना, तभी आप गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, वही, और ऐसे ही आप आगे बेहतर होते जाएंगे। तो वो मैंने छोड़ा नहीं। एक्चुअली मेरे पिताजी हॉस्पिटलाइज थे और आईसीयू में थे। मैं हॉस्पिटल जोधपुर में था, वहां पे फिर भी मैंने पॉडकास्ट को छोड़ा नहीं। कार के अंदर जाके बंद करके, वहां दरवाजा बंद करके वहां पे भी किया, हॉस्पिटल की छत पे जाके वहां मौका मिला वहां पे भी किया, लेकिन उसको छोड़ा नहीं। मैंने कहा ये आदत है। कहते हैं ना, इंसान पहले आदतें बनाता है और फिर आदतें इंसान को बनाती है। तो वैसे ही धीरे 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 कल जब वो 10 के प्ले पूरे हुए तो बहुत ही शानदार एक फीलिंग आई कि ये वास्तव में पॉडकास्ट सरल है। बहुत खूब सर। आप ये एपिसोड जैसे आपका लाइव जाएगा, मुझे लगता है इतने सारे लोग आपके पास क्वेरीज लेके आने वाले हैं, क्योंकि आप इतने वर्सेटाइल हैं। मैं यहाँ बात करूं तो स्टोरी टेलिंग, पहले स्टोरी टेलिंग का मैंने बहुत सारी क्लासेस की हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस की हैं, क्योंकि मैं पहले स्कूल से एसोसिएटेड थी और प्री प्राइमरी में बच्चों को स्टोरीज सुनाती थी, और स्टोरी टेलिंग मुझे भी बहुत पसंद था। बट आपकी जो क्लास मैंने अटेंड करी थी, आपने इतने सरलता से स्टोरी टेलिंग के ऊपर ज्ञान दिया और इतना कॉम्पैक्ट वे में बताया। उसमें आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल शेयर किया था, दिए से दिया जलाते चलो। वो एग्जाम्पल सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं थी, वो यथार्थ में आप कर रहे हैं। आप सही में बाकियों के लिए दिया से दिया जलाने का काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं जिस चीज को डिस्कस करूंगी वो है अबाउट रीडिंग, और इसके लिए मैं एक क्वेश्चन पुटअप करूंगी। क्या आप पहले से एक रीडर थे, और अगर नहीं तो रीडिंग जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, और आपने कैसे एक मुहिम शुरू किया
रीड एंड राइज, उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। थैंक यू मैम। मैं पहले नहीं पढ़ता था बिल्कुल भी। अगर अब पीछे जाके देखे ना तो लगभग 2-3 साल पहले बिल्कुल नहीं पढ़ता था। मुझे क्या लग रहा था कि भाई अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, धंधा बिजनेस बहुत बढ़िया है, और अब क्या पढ़ना, मुझे सब पता है। ये जो किताबों वाली जर्नी है ना, ये तो इतनी जबरदस्त तरीके से, मैं कोई एग्जीबिशन में गया था जयपुर, और वहाँ बुक एग्जीबिशन था, वहाँ दोस्तों के साथ में वहाँ एग्जीबिशन में था। तो मुझे एक कोट याद आया कि इफ यू इन्वेस्ट इन बुक, जब भी आप कोई किताब खरीदते हैं तो उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो खर्चा है ना, उसको आप लिखना है इन्वेस्टमेंट में, उसको आप खर्चे में नहीं लिखेंगे। वो डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर नहीं लिखना है, यू राइट दैट अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट। तो उस दिन मुझे भी दिल किया कि चलो आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ पहली बार। तो 500 रुपए लिए हुए, मतलब टारगेट लेके गया था कि यार इस आज जो ये एग्जीबिशन है इसमें से 500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा किताबों के ऊपर। तो एक बुक मैंने साइकोलॉजी की उठाई, और तभी कुछ ढूंढ रहा था, उसी समय एक बुक बड़ी हार्ड जिल्द की मेरे हाथ में आई, ऐसे ऊपर कुछ अजीब सा लोगो बना हुआ था जिसके ऊपर सीक्रेट लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा शायद ये कोई उपन्यास होगा, लेकिन कवर और पैकिंग बहुत ही शानदार थी उसकी, इतनी अच्छी अट्रैक्टिव थी। वो मेरे हाथ में थी, तभी मेरे एक मित्र है कि यार मधुकर बस निकल रही है, जल्दी करो, चलना है यहाँ से, टाइम नहीं है अभी, यहाँ सिर्फ 2 मिनट बचे हैं अपने। तो उसने ये सजेस्ट किया कि यार ये बुक बहुत अच्छी है, मेरे एक दोस्त ने पढ़ी थी। मुझे समझ में नहीं आया कि बुक में क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा चलो इसने बोला है तो आज इन्वेस्ट तो करना ही। वो बुक मैंने ले ली और बिल कटवा के आ गए वापिस। घर आए, उसको फिर पढ़ना शुरू किया, तो 1-2 बार तो बाउंस हुई कि उसमें ऐसी बातें लिखी हुई कि आप सोचो और ऐसे हो जाएगा, ये करो ऐसे हो जाएगा। तो एक बार तो ऊपर से गई कि ऐसा कोई होता है, ऐसा होता तो सारे लोग नहीं कर लेते। लेकिन फिर उसके अंदर पढ़ते वक्त उसके अंदर जो कोट्स के साथ, जैसे बॉब प्रोक्टर साहब का लिखा हुआ है, चार्ल्स एस हॉर्नेल के बारे में लिखा हुआ, तो मैं क्या कि जिन लोगों के लेखकों के नाम थे ना, उनकी बुक्स ढूंढने लग गया। जैसे जोसेफ मर्फी का लिखा हुआ है, तो उन लेखकों के ऊपर मैं बुक्स ढूंढता और उनकी टॉप बुक्स को खरीदने के लिए प्लान करता मैं, क्या अगर इन्होंने लिखा है तो शायद कुछ होगा। तो मास्टर की ऑफ सक्सेस जो मैंने पॉडकास्ट में भी ली थी, सबसे पहली बुक चार्ल्स एफ हॉनेल की है, सफलता की कुंजी, बहुत ही बेहतरीन किताब है। सीक्रेट के बाद वो किताब, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्सी की, ये जो 2 किताबें हैं ना, यहाँ से वो एक शुरुआत हुई, और फिर वो धीरे 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 कारवां आगे बढ़ता गया। और उसके बाद एक कोट मुझे मिला कि यदि आप साक्षर हैं और आप किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो अनपढ़ आदमी और आप में कोई फर्क नहीं है ज्यादा। मतलब इफ यू कैन रीड एंड इफ यू आर नॉट रीडिंग, you are as equal to a illiterate person who is unable to read actually। तो वहां से लगा कि नहीं, मुझे अब पढ़ना पड़ेगा। तो वो रीड एंड राइज का जो है ना, वो वहां से मेरे कंट्रीब्यूशन गोल के अंदर आया कि मैं खुद पहले करूं, पहले पढ़ूं। मैं लोगों को तभी बता सकता हूँ ना, ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं मेरे जीवन में उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ, अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसी इंफॉर्मेशन बांटने वाले तो खूब है। तो पहले खुद करके देखता हूँ कि कैसे काम करता है। तो वो किताब का वो लेता रहा, फिर सीखता रहा कि किताबें कैसे पढ़नी है, स्पीड रीडिंग कैसे करनी है, और फिर वही बांटना शुरू कर दिया कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बहुत खूब मधुकर जी, आप तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ शेयर कर रहे हैं जो सुनने वाले लोग होंगे वो इतने इंस्पायर होंगे और उनकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। ये रीडिंग की बात हो गई, पॉडकास्ट की बात हो गई, मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात हो गई। कहाँ आप एक बार स्टेज पे गए थे और आपके पसीने छूट रहे थे और अभी आपके 10K लिसनर्स हैं। ये परसिस्टेंस का जादू है। तो जितने लोग हमें सुन रहे हैं, प्लीज एक्शन लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं, एक्शन इज द की। वही एक कुंजी है जो सारे दरवाजे आपके लिए खोल देगी। आगे बढ़ूंगी और मैं सर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जो कि आपके स्टार्टअप से रिलेटेड है। एक स्टार्टअप, ऐसा स्टार्टअप जो धरती माता के नाम है और हमारे देश के नाम है। आप प्लीज अपने स्टार्टअप के बारे में खुद ही बताइए, क्या है और कैसे उसकी शुरुआत हुई। हाँ,
मेरे स्टार्टअप का जो नाम है वो डेफटेक एंड ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। डेफटेक वर्ड आया है डिफेंस टेक्नोलॉजी से, और ग्रीन इंडिया वर्ड आया है वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड से, और नेचर के प्रति कि प्रकृति हमें देती नहीं लौटाती है। इसकी भी एक छोटी सी एक स्टोरी थी मेरे साथ। ये घटना हुई है जब मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, और मुझे ऐसे लगा कि भाई यार मधुकर, तूने सोसाइटी या समाज को क्या दिया वापस। ये पूरा सिस्टम यही है कि हमारे पास जो कहते हैं ना कि लोगों के दो बर्थडे होते हैं, एक तो बायोलॉजिकल बर्थडे जिस दिन उनका जन्म हुआ वास्तव में, और दूसरा वह तारीख जब उन्हें पता चला कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस पृथ्वी ग्रह पे क्यों आया हूँ। दैट डेफिनेट मेजर पर्पस ऑफ लाइफ, कि भाई आप आए हैं तो आप यहाँ किस लिए पधारे हैं इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर शानदार। तो उस समय मैं खोज रहा था कि ऐसा क्या टॉपिक लूं या क्या चीज के ऊपर करूं ताकि मैं सोसाइटी को कुछ दे सकूं। तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है ना, जो गांव का जो कचरा होता है वो ऐसे ही अंबार हुए हुए पड़ा रहता है। तो जिस जगह पे हम इतने शानदार जो रेत के टीले थे, वहां पे अभी कचरे के टीले हो गए। तो उसको हटाने की मुहिम को लेकर मैंने फिर गवर्नमेंट का एक कोर्स था, वो कोर्स किया, एंड मैं फलोदी नगर पालिका में एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम किया, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करने लगा। तो ये ग्रीन इंडिया इसलिए था कि इसमें मैं वेस्ट मैनेजमेंट का काम करूंगा, लोगों की मदद करूंगा इसके अंदर, कि आप घर का जो भी वेस्ट है अपने उसको कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, उसको कैसे अपन वापस नर्चर कर सकते हैं। जैसे अभी सदगुरु की मुहिम के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, सेव द सोइल, उसके अंदर भी जितना हो सकता है मेरे से उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम 3 पार्टनर हैं। वन पर्सन इज ए रिटायर्ड फाइटर पायलट, विंग कमांडर मनीष चौधरी सर हैं, जो डिफेंस से अपनी शानदार गौरवमयी सेवा पूरी करके बाहर आके अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग में थे। और एक मेरे दोस्त हैं जो फाइनेंशियली एक्सपर्ट है। तो ऐसे करके हम 3 लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हम देश की सेवा करें। हमारा मोटो ये है कि आर्म फोर्सेस के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, वी आर हियर फॉर द हेल्प टू इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इस हिसाब से ये छोटे से स्टार्टअप की शुरुआत हुई है, और परमात्मा की कृपा और जो भी हुआ 2 साल से काफी अच्छा हम लोग कर रहे हैं। और 2 प्रोडक्ट हमारे खुद के इनोवेशन से डेवलप हो गए हैं, एंड उसकी प्रोडक्ट पेटेंट भी फाइल हो रहे हैं, वो भी प्रोसेस के अंदर है। बाकी सारा शानदार चल रहा है। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत शानदार आपका ये स्टार्टअप चले और देश के साथ साथ देश को गौरव प्रदान करे और साथ साथ देश को और ग्रीन और क्लीन बनाए। बहुत अच्छा मुहिम है आपके स्टार्टअप का, मुझे ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों को बताइए कि आप इतना सारा कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं। मैनेजमेंट का एक जो मंत्र है वो हमारे लिसनर्स को बताते चलिए। मैनेजमेंट के लिए तो देखिए, जो चीजें मैं सीखा हूँ और जो अभी भी सीख रहा हूँ उसके अंदर है कि हमारा ज्यादातर समय सिर्फ ओवर थिंकिंग या उसमें चला जाता है। बात एक्शन के लिए है, क्यों एक्शन सिर्फ प्रेजेंट में ही होता है, और जीने के लिए भी सिर्फ यही पल है। जो वर्तमान है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि पास्ट इज नाइदर गुड और नॉर बैड, इट्स जस्ट डेड, एंड फ्यूचर इज येट टू कम। तो हर इंसान के पास जो जीवन के जीने के लिए है ना, वो सिर्फ प्रेजेंट है। और लोग कहते हैं ना कि भाई मैं समय मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट की बातें करते हैं, एक्चुअल में एक्टिविटी मैनेज करना है। वह हम सभी को सीखना है कि समय को नोबडी कैन मैनेज टाइम। किसी के पास वो ताकत नहीं है कि जो समय को मैनेज कर सके, क्योंकि वो तो इटरनल है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। आपको सिर्फ अपनी एक्टिविटी मैनेज करनी है। यहाँ पे एक और बात आपने इससे रिलेटेड कही है ना, तो जो मेरी समझ से जो मैंने समझा है, मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि समय या जो भी ये कालखंड है वह स्टेबल है, जिंदगी चल रही है, जीवन चल रहा है। ठीक है, जब हम चल रहे हैं ना तो हमें कहीं रुकना नहीं है। हम चलेंगे तो कहीं पे ऊपर आएगी, कहीं चढ़ाई आएगी, कहीं नदी आएगी, कहीं बाढ़ आएगी, तो कहीं बाधा आएगी, कहीं ढलान आएगी। ये सारा पार्ट है। जीवन समय खड़ा है,
जीवन चल रहा है, तो बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जो प्रकृति की हर चीज चल रही है, आप अगर नदी से देखें या पंछियों से देखें या प्रकृति के किसी भी पार्ट से देखें, तो वहां देयर इज नथिंग स्टेबल, वो हर वक्त चलता रहा। तो यही एक तरीका है, आप जितना ज्यादा रहेंगे प्रकृति के संग, जो दीपक चोपड़ा साहब अपनी 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस के अंदर बताते हैं कि भाई आप जितना ज्यादा प्रकृति के साथ कनेक्ट रहेंगे, उतनी ही पावरफुल एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित होगी। और जितना समय आप अगर प्रकृति के साथ बिताते हैं, तो आप हर चीज सीख सकते हैं उससे। वाह, वंडरफुल वंडरफुल सर। आपने परसिस्टेंस के बारे में बताया और वहीं आपने चलते रहने के बारे में बताया, क्योंकि चलते रहने का ही नाम जिंदगी है, जो कि हम सब कर रहे हैं। अगर रुक गए तो फिर क्या जिया, इसलिए चलते रहना बहुत जरूरी है। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, हौसला रखिए और चलते रहिए। कोट याद आ गया मैम, अल्बर्ट आइंस्टीन का। आपने शायद वो पिक्चर देखा होगा जिसमें वो साइकिल के ऊपर बैठे हैं और मुस्कुराते हुए चलते रहते हैं। तो जिंदगी इसी का नाम है, आप चलते रहें, बस बैलेंस बनाए रखें। बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में भी। ना इधर जाना है ना उधर जाना है। ये जीवन जैसे नदी के समान है, आप इसको ऐसे उपमा दे सकते हैं कि जीवन एक नदी के समान है। डोंट गो एक्सट्रीम लेफ्ट, डोंट गो एक्सट्रीम राइट, जस्ट टेक द सेंटर ऑफ रिवर एंड फ्लो विद द फ्लो। फ्लो के साथ बहते रहो, रेजिस्टेंस या रेजिस्ट नहीं करना है। जो भी घटित हो रहा है ना जीवन में, उसमें किसी का प्रतिरोध नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ प्रतिरोध आ रहा है, तो इसका मतलब आप कहीं न कहीं रुके हुए हैं। बहुत खूब मधुकर जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अब दर्शकों को मैं एक चीज और बताने जा रही हूँ। मधुकर मुखर्जी सिर्फ एक फार्मासिस्ट नहीं है, एक स्टोरी टेलर नहीं है, पॉडकास्टर नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, और भी बहुत सारी कुछ है, जैसे कि आपने जाना उनके स्टार्टअप के बारे में। पर जैसे कि उनका नाम है मधुकर मोखा, मधुकर मतलब मधुर, तो वैसी ही उनकी आवाज है। एंड ही इज ऑल्सो अ पैशनेट सिंगर। तो मैं आपको सर यहाँ से बिना गाना गाए जाने नहीं दे सकती हूँ। तो प्लीज हमारे ऑडियंस के लिए अपनी मधुर आवाज में आप एक गाना छोटा सा गा दीजिए। थैंक यू। ये तो आपने एक, आपको पता है कि मुझे ये पैशन के जैसे लगता है। एक्चुअल में क्या है कि जब आप शब्दों को भावनाओं के साथ में व्यक्तित करते हैं ना, तो गाना या भजन वो ऐसी चीजें हैं जिसमें आनंद आता है आपको। आप दिल से वो चीजें निकलती है ना। इट डजंट अबाउट द आपकी आवाज कैसी है या सुर में गाते हैं नहीं गाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस दिल से गाना जरूरी है। सुर लगे ना लगे उससे कुछ नहीं होता है। दिल से अगर गाते हैं तो वो सारी चीजें छू जाती है। मेरा सबसे फेवरेट है ग्रेटिट्यूड के लिए, जो हमेशा मैं सिद्धार्थ मोहन साहब का वो गाना है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुझी से लिया है, तुझी को दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। थैंक यू, शुक्रिया परमात्मा। थैंक यू सो मच सर इस शो पे आने के लिए। और यहाँ पर जो हमें सुनेंगे, ये शो देखेंगे, उनको बहुत फायदा होने वाला है। और मैं सारे व्यूअर्स और सारे ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, स्टोरी टेलिंग सीखना है, पॉडकास्ट करना सीखना है, क्योंकि पॉडकास्ट करना आसान है जैसा कि मधुकर सर बताते हैं, तो प्लीज आप मधुकर सर से कनेक्ट होइए और
बहुत बहुत फायदा उठाइए उनका, उनसे गुण सीखिए, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं। और सर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं सबसे यंग लर्नर हूं, और यही मुझे उनकी सबसे अच्छी और प्यारी बात लगती है। तो इस शो पे जिसका टॉपिक आज था एज इज जस्ट नंबर, आई थिंक हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छे से यथार्थ में पता चल गया होगा एज इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि मधुकर सर ने 2 साल पहले ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी, चाहे वो रीडिंग की हो, मोटिवेशनल स्पीकिंग की हो, या पॉडकास्टिंग की हो। तो अगर मधुकर सर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आप और हम सौरभी के संग। थैंक यू सर। थैंक यू सौरभी मैम, आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों को। मैं यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। एज इज जस्ट ए नंबर, क्योंकि आप मतलब जो जन्म के समय जो एनर्जी है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जब आप इस ग्रह पे आए थे ना, तो जितना पावर उस सोल के अंदर, उस आत्मा के अंदर था, वह अभी भी वही है, कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ जो बदला है वो भौतिक रूप जो आपको दिख रहा है, वो उसमें बदलाव आया। बाकी किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ वही है जो इसको चलाती है। खोजें अपने आप को, खुद की खोज करें, और डीप जाएं, और जितना गहराई में जाएंगे, जितनी आप और भीतर जाएंगे। वो किसी ने कितना खूब कहा है कि ना मैं मंदिर गया, ना मैं मस्जिद गया, जिस दिन मैं भीतर गया मैं भी तर गया। जिस दिन मैं भीतर गया मैं भी तर गया। तो खोज करें खुद अंदर, और अंतरात्मा की भीतर की यात्रा और करें, और ऐसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। सभी का हृदय से आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।